हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने देखा था कि डेटाबेस क्या होता है, क्यों रिक्वायर्ड होता है और एंड्रॉयड के अंदर कौन सा डेटाबेस यूज में आने वाला है। तो आज वाले सेशन के अंदर हम देखेंगे कि एंड्रॉयड के अंदर जो डेटाबेस यूज आता है एसक्यूएलआइट, वो क्या होता है, उसके क्या-क्या फीचर्स हैं और बेसिक क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखना होगा जब हम नेक्स्ट क्लास में इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो चलते हैं सीधा, सबसे पहले समझते हैं कि एसक्यूएलआइट है क्या। तो ये चीज़ तो हमको पहले से पता है कि एसक्यूएलआइट जो है वो लाइटर वर्जन है एसक्यूएल का। अब जिनको एसक्यूएल नहीं पता है तो एक बहुत ही कॉमन प्लेटफॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट का। वो है आपका एसक्यूएल, जिसका मतलब है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसक्यूएल बुलाते हैं, फुल फॉर्म है उसका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर होता है एंड देन क्वेरी के थ्रू हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो लैंग्वेज होती है केस सेंसिटिव होती है और इसके अंदर आप अपने डेटाबेस को इजीली और स्मूथली मैनेज कर सकते हैं। तो उसी का लाइटर वर्जन एंड्रॉइड के अंदर पहले से प्री डिफाइंड होता है, यानी कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर अगर आपने वर्क किया होगा तो अगर आपको डेटाबेस रिक्वायर्ड होता है तो आप क्या करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जेडीबीसी, ओडीबीसी कनेक्शन जो हम जावा के अंदर करते हैं। लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा कुछ कनेक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि एंड्रॉइड खुद एसक्यूएलआइट को सपोर्ट करता है और प्री डिफाइंड होता है एंड्रॉइड ओएस के अंदर। यानी कि आप जो भी डेटा मैनेज करना चाहते हैं अपनी ऐप का, वो आप इंटरनली मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएलआइट डेटाबेस। ठीक है? तो उसके लिए आपको एसक्यूएलआइट आना चाहिए ताकि आप रन टाइम में डेटाबेस क्रिएट करें, उसमें टेबल्स क्रिएट करें, उसमें अपना डेटा स्टोर करवाएँ और अपने डेटा को मॉडिफाई करवाएँ। अब एक्चुअल में एसक्यूएलआइट क्या है? एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस है। अब ओपन सोर्स का मतलब हमने स्टार्टिंग में समझा था कि ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन फॉर ऑल एंड लाइसेंस फ्री। मतलब आप इस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म को अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकते हैं और इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई लाइसेंस भी नहीं देना पड़ता। और रिलेशनल का मतलब क्या हो गया कि आप मल्टीपल जो डेटा स्टोर होते हैं, उनमें टेबल्स में स्टोर होते हैं और इनमें रिलेशन बना के भी आप एक रिजल्टेंट डेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल टेबल्स के अंदर आपका डिफरेंट डेटा है, लेकिन आप इन टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं और एक रिजल्टेंट डेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग 2 और मोर टेबल्स। तो इस प्रोसेस को या इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम रिलेशनल कहते हैं। ठीक है? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं एक एसक्यूएलआइट के, कि एसक्यूएलआइट होता क्या है, क्या फीचर्स जो है वो पोजेस करता है। अब यहाँ पे आप इसका एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये डेटाबेस का लोगो होता है। ठीक है? दैट मीन्स ये डेटाबेस है और डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स एंड ईच टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फर्दर कॉलम्स एंड रोज़। तो एक टेबल के अंदर आपको क्या मिलेगा? कॉलम्स मिलेंगे एंड रोज़ मिलेंगे। जो आपके वर्टिकल है वो आपके कॉलम्स कहलाते हैं, जो हॉरिज़ॉन्टल है वो आपके रोज़ कहलाते हैं। तो एक्चुअल में आपका जो डेटा स्टोर होगा वो हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स में होगा। ठीक है? और किस पर्टिकुलर टाइप में स्टोर होगा? कॉलम्स के हिसाब से, कि इस पर्टिकुलर कॉलम की क्या वैल्यू देनी है, इस पर्टिकुलर कॉलम की क्या वैल्यू देनी है, वो इसके अकॉर्डिंग स्टोर होगा। अब चलते हैं जो मेन स्टेप्स है। तो आपने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया है एसक्यूएलआइट का। अब डेटा स्टोर करने के लिए आपको टेबल्स क्रिएट करनी पड़ेगी। अब टेबल क्रिएट करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो क्या रहेंगे? सबसे पहले तो आपको एक टेबल का यूनिक नेम देना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप 10 टेबल बना रहे हैं तो 10 के 10 जो टेबल है वो यूनिक नेम से होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी एक से ज़्यादा टेबल जो है वो सेम नाम से हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। वो क्या करेगा, जैसे ही आप कोई ऐसी टेबल बनाते हैं जिस नाम से पहले से टेबल एग्ज़िस्ट करती है, तो वो ऑटोमैटिकली इसको ओवरराइड कर देगा। तो पुराना जितना भी डेटा है उस पर्टिकुलर टेबल में स्टोर था, वो सब का सब ओवरराइड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यूनिक टेबल नेम आपको देना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली अगर आप कोई क्वेरी भी लगाएँगे आगे चल के, उसके लिए आपको टेबल का यूनिक नेम होना भी ज़रूरी है। उसके बाद में आते हैं, आपको कॉलम्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अब टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहेगा, तो आपको जैसे ही टेबल क्रिएट करनी है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, ये क्या है? कॉलम्स हैं। जो आपको वर्टिकल बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, ये सारे क्या हो गए? आपके कॉलम्स हो गए। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर आप किस टाइप का डेटा स्टोर करवाएँगे और उस पर्टिकुलर डेटा के लिए आपको कौन-कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट है और उन जो डेटा रिक्वायर्ड है उनके लिए क्या-क्या कॉलम्स आपको लेने हैं। ठीक है? अब वापस आता हूँ मैं यहाँ पे, तो कॉलम के नेम्स देने के साथ-साथ आपको उसका डेटा टाइप भी मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करवाना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक रोल नंबर स्टोर करवाने वाला हूँ स्टूडेंट का, तो रोल नंबर किस पर्टिकुलर डेटा टाइप में आएगा? इंटीजर में आएगा, तो आपको इंटीजर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रिंग डेटा स्टोर करवाना है तो उसके लिए टेक्स्ट डेटा टाइप होता है इसमें। देन आपको बूलियन वैल्यू स्टोर करानी है तो बूलियन होता है, फ्लोट के लिए फ्लोट होता है, डबल के लिए डबल होता है। देन अगर आपको बाइट अरे स्टोर करवानी, लार्ज फाइल स्टोर करवानी, तो उसके लिए होता है ब्लॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो ब्लॉब नाम का डेटा टाइप आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सेवरल डेटा टाइप्स हैं, जो आपको तब डिसाइड करने हैं जब आप कॉलम डिसाइड कर रहे हैं। तो जिस पर्टिकुलर टाइप का डेटा आपको उस पर्टिकुलर कॉलम में स्टोर करवाना है, उसी तरह का आपको डेटा टाइप जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट के अंदर आ जाएगा, पहले तो कीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी की एंड फॉरेन की, जो कॉमनली यूज्ड कीज़ है एसक्यूएलआइट के अंदर। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी भी कॉलम के अंदर प्राइमरी की लगा दिया है, तो उसके अंदर जब आप डेटा इंसर्ट करेंगे, तो डेटा जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि
रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कॉलम लिया है रोल नंबर, तो मैंने रोल नंबर इंसर्ट किया 1 पहले रो के लिए। अब देन दूसरा रो जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो मैंने 2 इंसर्ट कर दिया। अब जब मैं तीसरा रो इंसर्ट कर रहा हूँ तो मैंने वापस 1 इंसर्ट कर दिया उस कॉलम के अंदर। तो ये पॉसिबल नहीं है अगर वो प्राइमरी की है तो। क्योंकि प्राइमरी की क्या करता है, यूनिक वैल्यूज़ स्टोर करता है अपने कॉलम के अंदर। दूसरी चीज़ क्या होगा, नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब अगर रो को इंसर्ट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू उसको देनी पड़ेगी। तो ये प्राइमरी की का कांस्टेंट होता है। उसके बाद में आता है आपका फॉरेन की, जो 2 पर्टिकुलर टेबल्स को जोड़ने के लिए यूज़ आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इधर जो प्राइमरी की है, वही सेम कॉलम मैंने दूसरी टेबल में भी बना रखा है। तो इस पर्टिकुलर टेबल के लिए वो प्राइमरी की है और इस पर्टिकुलर टेबल के लिए वो फॉरेन की बन जाएगी। तो इस तरीके से मैं 2 टेबल्स को जोड़ पाऊँगा। ठीक है? उसके बाद आता है ओरिजिनल जो कांस्टेंट्स हैं, जिनका नाम होता है नॉट नल एंड यूनिक। ये 2 कॉमनली यूज्ड कांस्टेंट्स हैं। जैसे कि आपको कोई भी कॉलम के अंदर नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है। मतलब कि इसमें तो वैल्यूज़ आएगी ही आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टेबल बनाई स्टूडेंट की, जिसमें आपने एक रोल नंबर लिया, उसको प्राइमरी की दिया, देन आपने नेम लिया और नेम को आपने क्या कर दिया, नॉट नल। बट ऑब्वियसली अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसका नेम तो होगा ही। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि नेम ब्लैंक हो जाए। तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर कॉलम को क्या दोगे, नॉट नल कांस्टेंट दोगे। तो अब जब भी डेटा इंसर्ट होगा उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, तो ये देखा जाएगा कि जो आपका नेम वाला कॉलम है उसमें नल वैल्यूज़ तो नहीं जा रही है। अगर नल वैल्यूज़ जा रही है तो वहीं पे आपका एसक्यूएलआइट का एरर आ जाएगा, तो वो जाने ही नहीं देगा। ठीक है? क्योंकि हम नेम को ब्लैंक नहीं रख सकते। तो नेम में कुछ ना कुछ नेम आएगा, अगर रो इंसर्ट हो रहा है, मतलब अगर स्टूडेंट का डेटा फिलअप हो रहा है तो नेम तो होगा ही। ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कि कहाँ नॉट नल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि ईमेल। अगर मैं स्टूडेंट का डेटाबेस मैनेज कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने बहुत सारे कॉलम्स बनाए, जिसमें नेम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आ गई। अब एक ईमेल वाला कॉलम है, हो सकता है कि यूज़र का ईमेल हो सकता है कि ना भी हो। तो उस केस में मैं नॉट नल कांस्टेंट नहीं लगाऊँगा। जिस स्टूडेंट का ईमेल नहीं हुआ, तो वो वहाँ इंसर्ट नहीं होगा, वो खाली जाएगा। तो मैं अगर वहाँ पे नॉट नल नहीं लगाऊँगा, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन जहाँ पे आपको डेटा मैंडेटरी है कि यहाँ पे तो डेटा स्टोर होना ही चाहिए, तो उस पर्टिकुलर कॉलम को हम कांस्टेंट देंगे नॉट नल। देन दूसरा कांस्टेंट आता है यूनिक। अब यूनिक का मतलब क्या है कि डेटा नल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन यूनिक क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वैल्यूज़ जो होगी वो यूनिक ही रहेगी। ठीक है? मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ईमेल कॉलम अभी आपको डिस्कस किया, ईमेल कॉलम फिर से अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का डेटा मैं स्टोर करवा रहा हूँ एक टेबल के अंदर और उसमें एक कॉलम ले रखा है मैंने ईमेल वाला कॉलम, ठीक है? अब ईमेल वाले कॉलम के अंदर मैंने नॉट नल नहीं लगाया, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया कि किसी का ईमेल हो सकता है, किसी का ईमेल ना हो, ठीक है? तो मैंने उसको कांस्टेंट नहीं लगाया नॉट नल का। लेकिन मैंने ईमेल के अंदर क्या कांस्टेंट लगाया? यूनिक कांस्टेंट लगाया। अब यूनिक से क्या होगा कि देखो आपकी जो ईमेल है वो यूनिक ही होगी ना। जैसे 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट के पास सेम ईमेल तो नहीं हो सकती। हर स्टूडेंट की खुद की यूनिक ईमेल होगी। तो इसीलिए मैंने ईमेल को जो कांस्टेंट दिया, ईमेल वाले कॉलम को जो कांस्टेंट दिया, वो कौन-सा दिया? यूनिक कांस्टेंट दिया। क्योंकि ईमेल एक ऐसी चीज़ है जो यूनिक होती है हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको ये कांस्टेंट कहाँ-कहाँ यूज़ करना है अपने टेबल के अंदर। एंड देन जब आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद में आप डेटा इंसर्ट करवाएँगे इंसर्ट क्वेरी के थ्रू। एंड अगर आपको डेटा फेच करना है तो आप फेच करवाएँगे सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू। और अगर आपको डेटा अपडेट करवाना है, मतलब डेटा मॉडिफाई करना है टेबल के अंदर, तो उसके लिए आपको अपडेट क्वेरी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर इन केस आपको कोई डेटा डिलीट करना है आपके डेटाबेस की कोई टेबल के अंदर से, तो उसके लिए आपको डिलीट क्वेरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये होता है टेबल स्ट्रक्चर, जो अभी तक अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो जो भी आपको वर्टिकल लाइन्स दिख रही है, वो सारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कॉलम्स को, यानी कि जो सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, ये सारे क्या है? आपके कॉलम्स हैं। एंड इन कॉलम्स के अकॉर्डिंग जो हॉरिज़ॉन्टली डेटा स्टोर हो रहा है, वो आपकी कहलाएगी रोज़। तो रोज़ में आपके एक्चुअल में डेटा स्टोर होता है। जैसे सीरियल नंबर 1 है, तो ये डेटा जो स्टोर हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? कॉलम्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन स्टोर कैसे हो रहा है? रो वाइज़। मतलब एक रो में एक स्टूडेंट का डेटा, देन सेकंड रो में सेकंड स्टूडेंट का डेटा, ऐसे मल्टीपल डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि एंड्रॉइड में डेटाबेस क्या होता है, कौन-सा यूज़ होता है और उसके क्या-क्या फीचर्स हैं। तो आने वाली नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे डेटाबेस को अपने एंड्रॉइड ऐप के अंदर, यानी कि आप कैसे एंड्रॉइड ऐप के अंदर डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, देन उसमें कैसे आप टेबल क्रिएट करेंगे और फिर ओपन कैसे करेंगे और डेटा को मैनेज कैसे करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।